हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स और क्लासरूम में। और आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी केयर फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। आज हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, इसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, कब हमें प्राइमरी केयर देना है और कब रेफरल करना है एज ए CHO। तो ये सारी चीजें हम इस कंडीशन में देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ब्रोंकियल अस्थमा। Condition in which person airway become inflamed in narrow and swell and produce extra mucus which make it difficult to breathe. Cough, dyspnea and wheezing are the classical sign of asthma. मतलब जो पेशेंट जो पर्सन है उसका एयरवे जब इन्फ्लामेशन होता है उसके एयरवे में, और एयरवे के कारण क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में, और जो एयरवे का जो ट्यूब्स हैं जैसे ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, तो ये सारी चीजों में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है इनकी पेरेंकाइमा में, इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसके कारण एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होगी कफ के टाइम पे, और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी उसको। और उसमें कफ और डिज्निया और वीजिंग साउंड, ये क्या है, क्लासिकल साइन है अस्थमा के। कौन कौन से? कफ, डिज्निया एंड वीजिंग आर द क्लासिकल साइन ऑफ अस्थमा। यहाँ जो वीजिंग देख रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट असेसमेंट है। यहाँ इसका वॉइस आप यूट्यूब से आप सर्च करके इसको सुन के आप चेक कर सकते हैं। इसको सर्च करना आप यूट्यूब पे और इसको सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। इससे आपको जब आप असेसमेंट करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पेशेंट का, तो आपको ये असेसमेंट इजीली रहेगा, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा वीजिंग कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, वीजिंग की कंडीशन में कैसा साउंड होता है, क्या साउंड होता है, विस्लिंग साउंड होता है। तो ये सारी चीजें आप उसको यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करना और वीजिंग साउंड को सुनना हेडफोन लगा के, क्लियरली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ब्रोंकियल अस्थमा के क्लासिकल साइन क्या है? कफ है, डिज्निया एंड वीजिंग साउंड। ठीक है, ये सारे क्लासिकल साइन है। अब हम कॉजेज की बात करते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा कैसे कैसे कॉज, क्या क्या चीज कॉज कर सकती है। तो स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोक। स्मोकिंग का मतलब अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, कंटिन्यूली रेगुलर स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको हो सकता है। सेकेंड हैंड स्मोक का मतलब है कि कोई पर्सन है वो स्मोक नहीं कर रहा है, लेकिन वो जिसके साथ रह रहा है, सपोज दैट उसका कोई फ्रेंड है जो हमेशा उसके साथ ही रहता है, वो स्मोकिंग कर रहा है, तो ये उसके साथ रहेगा, तो जो स्मेल वो भी इनहेल करेगा। स्मोकिंग जो कर रहा है उसका फ्रेंड, वो लेकिन ये नहीं कर रहा है, लेकिन ये उसकी स्मेल को इनहेल कर रहा है, उसके धुएं को इनहेल कर रहा है, सांस ले रहा है, तो वो सेकेंड हैंड स्मोक हुआ। ठीक है, तो स्मोकिंग एंड सेकेंड हैंड स्मोक। इन्फेक्शन सच एज कोल्ड, फ्लू और निमोनिया, अगर ऐसे इन्फेक्शन अगर पेशेंट को पहले से है तो हो सकता है उसको अस्थमा भी होने की चांसेस हैं। एलर्जी सच एज फूड, पोलन, डस्ट माइट्स एंड पेट डेंडर, ये सारी चीजों से भी हो सकता है। फिजिकल एक्सर्शन, एयर पॉल्यूशन एंड टॉक्सिन्स, वेदर स्पेशली एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर, drugs such as aspirin, NSAIDs, non-steroid anti-inflammatory drugs and beta blockers, food additives, emotional stress, perfume and fragrances, इनसे भी क्या हो, ब्रोंकियल अस्थमा, इन सब चीजों से कॉजेज हो सकता है। ये सारे हमने कॉजेज पढ़े। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। पेशेंट हाइपरवेंटिलेशन की तरह जल्दी जल्दी सांस लेगा, जैसे हाइपरवेंटिलेशन में होता है। और क्योंकि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई है, तो अंदर से उसको ऑक्सीजन की कमी है, तो जल्दी उसको कंपनसेट करने के लिए पेशेंट जल्दी जल्दी ब्रीथ लेगा, जल्दी लंबी लंबी ब्रीथ लेगा, लंबी लंबी सांस लेगा। ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, स्पेशली ईयर हंगर, ब्रीदिंग, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स ऑफ ब्रीदिंग एंड टैकिकार्डिया। टाइटनेस ऑफ चेस्ट ऐसा लगेगा जैसे भारी भारी है, कोई वजन रखा हुआ है, ऐसी उसको चेस्ट अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा। वीजिंग साउंड, स्पेशली एक्सपायरेटरी वीजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि इसमें वीजिंग जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कब होगा, जब पेशेंट बाहर की ओर सांस निकालेगा। एक्सपायरेटरी, स्पेशली एक्सपिरेटरी वीजिंग, मतलब जब सांस उसने अंदर ली तब वीजिंग साउंड नहीं आएगा, जब वो बाहर छोड़ेगा सांस को तब उसको वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको जब आप असेसमेंट करेंगे किसी पेशेंट का तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये अस्थमा कंडीशन है। Excessive coughing or cough that keep the patient awake at night or which is frequently associated with exposure to above triggers। तो ये क्या होगा, कफिंग, उसको एक्सेसिव कफिंग होगा जिसकी वजह से वह नाइट में भी अच्छे से सो नहीं पाएगा और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती रहेगी और बेचैनी सी उसको महसूस होगी। साइनोसिस, अ बैड साइन इन अस्थमा। Other sign symptom include elevated blood pressure, tachycardia,
कोल्ड एंड मॉइस्ट स्किन, फीवर, एंजाइटी एंड एपीरेंशन। तो ये साइनोसिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा बॉडी टिश्यूज तक, सभी ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, तो जिसके कारण हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और अंदर बॉडी के अंदर साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स थे। अब प्राइमरी केयर की बात करें तो एज ए सीएचओ आपको क्या क्या प्राइमरी केयर देनी है। सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। अगर पेशेंट को ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन हमें देना है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो हमें और कोशिश करना है कि उसका जो इसमें इस कंडीशन में हम ये भी कर सकते हैं कि पेशेंट को हम स्टीम इनहेलेशन दे दें, ठीक है, स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, और पेशेंट को हम नेबुलाइज करवा सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स अगर अवेलेबल है तो, ठीक है। हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में करना है, फॉलोअर पोजीशन देना है पेशेंट को, जिससे वो स्टेबल हो जाए, इजीली ब्रीदिंग कर सके, ठीक है। ऑब्टेन एंड कंपैरेटिव बेसलाइन डाटा अबाउट इलनेस, तो हमें पहले हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, और जो बेसलाइन डेटा है वो कलेक्ट करना है, पेशेंट जो कि स्मोकर है या नहीं हो, ये सारी चीजें हमें असेसमेंट करना है, और एक तरह से हमें उसका हिस्ट्री वगैरह और सारा असेसमेंट करना है। Ask whether patient has been taking any long-term drug therapy other than the asthmatic drug. हमको ये भी पूछना है पेशेंट को कि अस्थमा के अलावा आप कौन कौन सी मेडिसिन जो आप पहले से ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो मेडिसिन की वजह से ये कंडीशन हो, या फिर वो और ज्यादा कंडीशन इस कंडीशन को सीवियर फॉर्म में क्रिएट कर रही हो, सीवियरिटी क्रिएट कर रही हो। तो ये सारी चीजें हमें प्राइमरी केयर में चेक करना है। और अगर इन सब चीजों से कंडीशन आपको लगता है कि आप ये कंडीशन वर्स्ट कंडीशन होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है कंडीशन, तो आपको अप्रोप्रिएटली उसको रेफर करना है। प्राइमरी केयर देने के बाद, उसको स्टेबल करने के बाद, उसको पेशेंट को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए हमें फर्दर इंस्टीट्यूट में रेफर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, अरेंज फॉर द रेफरल ऑफ द पेशेंट टू द स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। मतलब उसके डायग्नोस्टिक के उसका प्रॉपर्ली डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सारे प्रोसीजर हो जाए और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो, इसके लिए हमें क्या करना है, उसको फर्दर हमें उसको रेफर करना है। तो ये एज ए सीएचओ हमें क्या क्या प्राइमरी केयर देनी थी, कैसे रेफर करना था, ये सारी चीजें हमने इस कंडीशन में देखी और उसको समझने की कोशिश की कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।